गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट। आज हम सिविक्स का आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। सिविक्स के फर्स्ट लेसन का आपको यहाँ से पढ़ाना था फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है? मताधिकार। क्या होता है? मताधिकार। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ फिक्स फायर्ड वोटिंग एज। हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लोकतांत्रिक देश, उसमें एक वोटिंग की एज होती है जो जिसे निकाला जाता है। In representative democracy, citizens who have reached the voting age are allowed to the vote in election to choose representative who will from the government. इसमें बताया गया प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में चुनाव में नागरिकों को एक ऐसे प्रतिनिधित्व चुनने होंगे जो सरकार बनाए। If all adult citizens have the right to vote, regardless of their race, religion, wealth, sex, etc., we say there इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यदि सभी वयस्क नागरिकों को अपनी जाति, धर्म, धन, लिंग आदि की परवाह किए बिना मतदान करने का अधिकार है तो हम कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इन इंडिया द वोटिंग एज इज 18। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। एंड देयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यहाँ और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। दिस मीन दैट ऑल इंडियन सिटीजन इज 18 और एबव कैन वोट। इसका मतलब है कि यह सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक हैं। फिर इसमें आगे है आपका वेदर दे और मैन और वुमेन, रिच और पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट, चाहे वह पुरुष या महिला, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अनपढ़, वो वोट कर सकता है। आल्सो नो इंडियन सिटीजन ऑफ voting age can be stopped from voting on ground of race, religion, language और caste। साथ ही मतदान के लिए जो आयु किसी भी भारतीय नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा या जाति के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। रेगुलर इलेक्शन आपका अब इसमें है इन a democratic country the government is formed for a fixed period of time, after that there are a fresh election। रेगुलर इलेक्शन में एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का गठन निश्चित समय के लिए होता है। इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट दे मे वोट इट बैक ऑफ पावर, इफ नॉट दे मे चेंज द गवर्नमेंट। इसके बाद नए सिरे से चुनाव होने हैं। यदि लोग सरकार से संतुष्ट हैं तो वे वोट कर सकते हैं, और यदि नहीं तो वे सरकार को बदल भी सकते हैं। अब आपका आगे है इन इंडिया Election to the central and state legislature are held at least once every 5 years। भारत में केंद्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल में कम से कम एक बार आयोजित किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यू ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका, वो एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो राजनीतिक मुद्दों पर समान विचार रखते हैं। Every party aim to the contest and win election and from the government। इसमें फिर आगे है कि हर पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़ना है और जीतना और सरकार बनाना है। For this I need to win the people's support। In India there are many political party। इसके लिए उसे लोगों के समर्थन को जीतने की ज़रूरत है। भारत में कई राजनीतिक दल हैं। If any party win more than half the seats in India legislature, it can form the government without sharing power with any other party। यदि विधायिका में कोई भी पार्टी आधी से अधिक सीटें जीतती है तो वह बिना किसी अन्य पार्टी के साथ सरकार बना सकती है। द पार्टी दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। इस पार्टी को क्या कहा जाता है? सरकार की रूलिंग, जो कार्य में सरकार रहती है, रूलिंग पार्टी कहा जाता है। द अदर पार्टी फ्रॉम द अपोजिशन, और जो दूसरी पार्टी है उसे विरोध की पार्टी कहा जाता है, जो अपोजिट होती हैं। इफ नो सिंगल पार्टी विन अ क्लियर मेजॉरिटी, टू और मोर पार्टीज टुगेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें बताया जा रहा है कि उस प्रकार की सरकार को सत्तारूढ़ कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। यदि कोई एकल फिर इसमें है इफ नो सिंगल पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट। इस प्रकार की सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। देखिए इसमें बताया गया यदि कोई एकल पार्टी समस्त बहुमत से नहीं जीतती तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं।
इस प्रकार की सरकार को गठबंधन पार्टी कहा जाता है। इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, समानता लोकतंत्र में। इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वलिटी। बताया जा रहा है कि समानता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं है। Hence is in most democratic countries all citizens are given equal right, at least formally. The law are usually the same for all citizens. The rules of law ensured that no body, not even the government, is above the law. इसमें बताया गया है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सभी नागरिकों को कम से कम औपचारिक रूप से समान अधिकार दिए जाते हैं। कानून आमतौर पर सभी नागरिकों के लिए समान होते हैं और कानून के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी वोट नहीं सरकार का कानून से ऊपर है। मतलब कोई भी जो वोट है वो सरकार के कानून से ऊपर है। इन मैनी कंट्रीज डेमोक्रेसी इंक्लूड्स गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन टू गिव एजुकेशन, अर्न अ लिविंग, यूज पब्लिक फैसिलिटी एंड सो ऑन। कई देशों में लोकतंत्र में सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने, जीविकोपार्जन करने, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने और इसी तरह समान अवसर देना शामिल है। फिर इसमें आगे है, इन दिस कंट्री डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, वेल्थ, सेक्स etc इज डिस्करेज। इन देशों में जाति, धर्म, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव को प्रोत्साहित किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ्टन टेक्स स्टेप द रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सरकार अक्सर सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने का कदम उठाती है। सो ऑल सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी। इसलिए सभी नागरिकों को गरिमा के साथ रह सकते हैं। इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, समानता और भारतीय लोकतंत्र। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वी हैव यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज। हम सबको यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार है। हिज एवरी एडल्ट सिटीजन कैन वोट नो मैटर वॉट हिज इन और हर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ब्लड, सेक्स और लेवल ऑफ एजुकेशन में भी। प्रत्येक वयस्क नागरिक अपनी जाति, धर्म की भाषा, जाति, धन, लिंग या शिक्षा के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोरेवर एवरी पर्सन वोट कैरीज इक्वल वेल्थ रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। इसलिए बताया गया है इसमें कि इसलिए प्रत्येक सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक समान हक रखते हैं। इन इंडिया ऑल सिटीजन फॉर्मली एंजॉय द सेम स्टेटस। भारत में सभी नागरिक औपचारिक रूप से आनंद लेते हैं। हिंस नो सिटीजन कैन बी लुक डाउन अपॉन द बिलोंगिंग टू अ सर्टेन रेस, स्पीकिंग ऑफ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलोइंग अ सर्टेन रिलीजन, डूइंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, बीइंग अ वुमेन, बीइंग पुअर और सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटीज़। इसमें बताया गया है भारत के सभी नागरिक का बता दिया गया किसी भी नागरिक को एक निश्चित जाति से संबंधित, एक निश्चित भाषा बोलने, एक निश्चित धर्म का पालन करने, एक निश्चित प्रकार का काम करने, एक महिला होने, गरीब होने या विकलांगता पीड़ित होने के लिए नीचा देखा नहीं जा सकता है। फ्रॉम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीड द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। फ्रॉम दिस राइट इज फॉलो दैट। भारत की व्यवस्था देश में सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार से यह इस प्रकार है कि ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन विद इन इंडियन। सभी भारतीय नागरिक कानून के समझ समान हैं और भारतीय के भीतर समान सुरक्षा का आनंद लेते हैं। टेरिटरी एंड एवरी सिटीजन बी इट द प्रेसिडेंट और एनी ऑर्डिनरी पीपल हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। एक क्षेत्र में समान सुरक्षा का आनंद लेते हैं और प्रत्येक नागरिक चाहे वह राष्ट्रपति हो या कोई भी समान व्यक्ति को समान कानून का पालन करना होगा। ऑल सिटीजन आर सोशल इक्वल बिफोर द स्टेट। दैट मीन that the state cannot stop any citizen from doing a government job, studying in a government institution, entering a public building, using a public well, tank or road and so on, just because he or she belong to a certain caste, come from a certain regions, follow a certain religions, is rich or poor, or is a man or a woman। इसमें बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिकों को सरकारी नौकरी करने, किसी सरकारी संस्था में अध्ययन करने, सार्वजनिक भवन में प्रवेश करने, सार्वजनिक कुएं, टंकियां, सड़क का उपयोग करने और इसी तरह सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि वह किसी जाति का है।
एक निश्चित क्षेत्र में आता है या फिर एक निश्चित धर्म का पालन करता है, अमीर या गरीब है या पुरुष या महिला है। अनटचेबिलिटी इज इलीगल एंड पनिशेबल। जो ये है अनटचेबिलिटी, अछूतपन है, वो क्या है? अवैध और दंडनीय है। द स्टेट कैन नॉट गिव एनी सिटीजन एनी टाइटल दैट वुड गिव द रेसिपिएंट एनी स्पेशल सोशल प्रिविलेजेस। राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा कोई शीर्षक नहीं दे सकता जो प्राप्तकर्ता को कोई विशेष सामाजिक विशेषाधिकार प्रदान करे। मतलब सामाजिक रूप से कोई विशेष अधिकार प्रदान करे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दे सकता। इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, समानता अन्य लोकतंत्र में। इसमें आगे बताया, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, आई हैव चेरिश्ड द आइडल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये किसने कहा है? नेल्सन मंडेला ने। दिस वॉज नेल्सन मंडेला हु वॉज गिवन लाइफ imprisonment in 1964 as opposed the apartheid regime in South Africa। उन्होंने बताया है कि मैंने श्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लगी, मतलब सफ़ेद लोगों के खिलाफ लड़ाई लगी। मैंने लोकतांत्रिक और मुक्त समाज के आदर्श पीएम को सजोया है जिसमें सभी व्यक्ति सौहार्द और समान अवसर के साथ रहते हैं। यह नेल्सन मंडेला था जो 1964 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन का विरोध करते हुए दिए गए आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। क्या काट रहे थे? सजा। Apartheid was the name of the system racial discrimination unique to South Africa. The apartheid system was particularly observed from the black। आगे बताया है कि रंगभेद दक्षिण अफ्रीका के लिए नस्ली भेदभाव की एक प्रणाली का नाम था। रंगभेद प्रणाली अश्वेतों के लिए विशेष रूप से दमनकारी थी। They were prohibited from the living area where the whites people live। बताया गया है कि उन्हें उन क्षेत्र में रहने से मना कर दिया गया था जहां गोरे लोग रहते थे। और फिर ट्रेन, बस, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, बीचेस, पूल, थिएटर इटीसी वर द सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स। आगे बताया गया है ट्रेन, बसें, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, समुद्र तट, पूल, थिएटर आदि सभी श्वेत और अश्वेतों के लिए अलग थे, मतलब गोरे और काले लोगों के लिए अलग थे। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। As protect their struggle against apartheid had increased, the government put an ended the operations. Finally, at the midnight of 26 April 1990, the newly flag of the Republic of South Africa was unfurled. The apartheid government came to an end, putting way for formation of multinational government। जैसे कि रंगभेद के खिलाफ विरोध और संघर्ष बढ़ गया, सरकार ने उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रंगभेदी सरकार खत्म हो गई, जिससे बहुराष्ट्रीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर है इक्वलिटी इन ओनली फॉर्मल, समानता केवल औपचारिक। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वलिटी। हमारा संविधान जो है वो हमें समानता का अधिकार देता है। बट दिस डज नॉट मीन द इनइक्वलिटी डज नॉट एक्सिस्ट इन अवर कंट्री एनी मोर। इसका केवल यह अर्थ है कि हमारा संविधान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असमानता हमारे देश में मौजूद नहीं है। फिर है इट ओनली मीन दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इसका यह अर्थ है कि हमारा संविधान औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। दिस कैन डिस्करेज द गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बट द सोसाइटी इन डेली लाइफ वी स्टिल फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। इससे सरकार को भेदभाव करने से रोका जा सकता है, लेकिन समाज को दैनिक जीवन में हम अभी भी असमानता के कई उदाहरण पाते हैं। We often find that poor people cannot get medical and educational facilities for want to money. Also, there are always many people trying to get the cheap government facilities. Though we depend on their daily earning, cannot offer to spend long or waiting in queues to avail of these facilities. इसमें बताया गया है कि अक्सर हम पाते हैं कि गरीब लोग पैसे की चाह के लिए भगवान को चिकित्सा और शैक्षिक सुविधा नहीं दे सकते। मतलब पैसे की चाह में उन्हें चिकित्सा और सुविधा नहीं मिल सकती।
इसके अलावा वहाँ हमेशा कई लोग सस्ते और सरकारी सुविधाओं पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो लोग अपनी दैनिक कमाई पर निर्भर हैं वे इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कतारों में लंबे समय तक इंतजार करने और पेशकश नहीं कर सकते। मतलब क्या, सरकारी सुविधाओं के लिए उन लोग को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है और उसका फ़ायदा लेने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता। फिर है अनदर एग्जाम्पल of inequality is the ill treatment of Dalits in many parts of the country. Members of caste which face social discrimination call themselves Dalit, broken or crushed to show that have been and still are humiliated and ill-treated. Dalit other Om Prakash Valmiki in his book Juthan, A Dalit Life, has described how he was to sweep his country courtyard instead to being taught with his classmate. इसमें बताया गया है अब कि असमानता का एक और उदाहरण कई देशों में दलितों के साथ किया गया दुर्व्यवहार है। सामाजिक भेदभाव का सामना करने वाली जातियों के सदस्य खुद को दलित बताते हैं, मतलब टूटा या कुचला हुआ ब्रैकेट में जो है, कि यह दिखाने के लिए कि वे अभी भी अपमानित और बीमार हैं। दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक जुटान में एक दलित के जीवन का वर्णन किया है कि वह कैसे झूठ बोलता है और उसे अपने सहपाठियों को पढ़ाने के बजाय अपने स्कूल के आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बनाया गया था। जुठान है उसका नाम। अब यहाँ से स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। एज दे आर इन इक्वलिटी दे आर ऑल्सो स्ट्रगल टू विन राइट्स। पीपल होप दैट सच स्ट्रगल विन कन्वर्ट द फॉर्मली इक्वलिटी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू रियल इक्वलिटी। असमानता संघर्ष असमानता थी, अधिकारों को जीतने के लिए संघर्ष भी है। फिर इसमें है आपका सच स्ट्रगल प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर पीपल डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। लोगों को उम्मीद है कि इस तरह संघर्षों से वास्तविक समानता में संविधान का निर्माण होगा। लोगों की गरिमा के लिए, सम्मान को बढ़ावा देने के लिए और लोकतंत्र को मजबूती के लिए इस तरह का संघर्ष जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इक्वलिटी, सरकार की योजना द्वारा समानता को बढ़ावा। देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वल। बताया गया इसमें कि भारत में समान रूप से व्यवहार किए जाने वाले नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कई कानून हैं। देयर आर ऑल्सो द लॉ टू प्रिवेंट द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन हु आर इन अ डिसएडवांटेजस पोजीशन। उन लोगों की असमान उपचार को रोकने के लिए भी कानून है जो एक असुविधाजनक स्थिति में है। इन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्पेशल बेनिफिट टू बी गिवन to some disadvantaged member of the society such as Dalit. This is to help them to gradually attain a social and economic state equal to that of the rest of the society. इसमें बताया गया है कि उन लोगों के असमान उपचार को रोकने के लिए भी कानून है जो एक असुविधाजनक स्थिति में है। हमारे भारत के संविधान में दलितों जैसे समाज के कुछ वंचित सदस्यों को दैनिक विशेष लाभ दिए जाने की अनुमति है। और फिर इसमें आगे है कि उन्हें धीरे धीरे समाज के बाकी हिस्सों के बराबर सामाजिक और आर्थिक राज्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। द गवर्नमेंट रन वेरियस स्कीम फॉर द पर्पज। वन ऑफ दीज ऑफ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द मिड डे मील टू स्टूडेंट इन स्कूल। सरकार की उस उद्देश्य के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इनमें से एक है स्कूल में छात्रों को मिड डे मील देना, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की योजना। मैनी पुअर चिल्ड्रेन वुड डू नॉट get enough food or encouraged to attend school in a hope of a free meal. कई गरीब बच्चे जो गर्म भोजन करते हैं उन्हें मुफ्त में भोजन करने की उम्मीद में स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्टूडेंट ऑफ ऑल, सभी जो विद्यार्थी हैं कास्ट टेक द मील टुगेदर एंड ऑफ्टन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मील। ऑल दिस हेल्प रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। सभी जातियों के विद्यार्थी एक साथ भोजन करते हैं और अक्सर दलित महिलाएं भोजन को पकाने के लिए नियुक्त की जाती हैं। फिर इसमें आगे है यह सब जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद करता है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आगे जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ। इक्वलिटी इज़ द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। समानता जो है वो एक की फीचर के रूप में काम करती है डेमोक्रेसी के।
की फीचर मीन्स की चाबी जैसी विशेषताओं के रूप में काम करती है, प्रमुख विशेषताओं के रूप में काम करती है। हाउएवर नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। हालांकि किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इंडिविजुअल और वन कैन से ग्रेट मैन ऑलवेज स्ट्राइव टू एक्सपेंड द आइडल ऑफ डेमोक्रेसी। व्यक्ति कह सकते हैं कि महापुरुष हमेशा लोकतंत्र के आदर्शों का विस्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ all person as equal, think it over. How does the issue of equality affect various aspects of our day-to-day life? How can we help to bring about equality and maintain the dignity of all individuals? इसमें बताया गया है समानता का मुद्दा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। वे सभी व्यक्तियों को समान मान्यता के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार समानता और मुद्दा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है, हम समानता लाने और सभी व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। आपका ये लेसन एंड हो गया। हम आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी राइट करा देंगे। थैंक यू।